हमें भी डराने धमकाने का प्रयास कई बार लोगों ने किया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि मैं ओवैसी साहब का सिपाही हूं और नाम मेरा गामा है। साहिबाबाद विधानसभा के सभी प्रत्याशियों को इस सरकार ने और अधिकारियों ने गनर देने का काम किया। एक मैं इकलौता प्रत्याशी हूं जिसको गनर नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं बिहारी हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूं, सिर्फ इसलिए क्या मैं AIMIM का सिपाही बन के आया हूं। साहब ने हमसे कहा कि पंडित जी आप खड़े हो जाओ। गाड़ी से जब मैं खड़ा हुआ, यानी कि वो पल ही अलग था मेरे लिए। मैं विधायक बनने नहीं आया हूं, मैं सेवक बनने आया हूं। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल साहिबाबाद में रोड शो करके राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचा दी है, क्योंकि पहले यह दावा किया जा रहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सड़कों पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, अगर उतरेंगे तो किस उम्मीदवार के लिए सबसे पहले रोड शो करेंगे, किसके लिए वोट मांगेंगे और किसके लिए अपील करेंगे। पूरे नेशनल मीडिया की नजर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि जब पहली लिस्ट जारी हुई तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम सामने आए, तमाम राजनीतिक पार्टियों को हमला करने का मौका मिल गया कि भैया मुसलमानों की पार्टी बन करके रह गई है। और जब दूसरी लिस्ट सामने आई और जो सबसे पहला नाम सामने आया वो था पंडित मनमोहन झा गामा का, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और आज मेरे साथ मौजूद हैं पंडित मनमोहन झा गामा जी, जो कि साहिबाबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उन्हीं से जानेंगे कल रोड शो हुआ और रोड शो के दौरान जो आपको पूरा प्यार जो जनता का मिला है उसे किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने नेता, अपने महबूब, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, वंचित, शोषित, वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने वाले बैरिस्टर ओवैसी साहब का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अदना से कार्यकर्ता को आज फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया। और उसके साथ साथ उनके आने से ऐसा लगा कि कल ही चुनाव हम जीत गए। और साहिबाबाद के मतदाताओं से जिन्होंने अपार प्रेम साहब के लिए उड़ेला और उन्होंने विश्वास दिलाया साहब को कि मैं आपके इस गरीब पंडित कार्यकर्ताओं को असेंबली तक पहुंचाने का काम करूंगा, इसके लिए धन्यवाद अपने साहिबाबाद के मतदाताओं को। क्योंकि कल तस्वीर पंडित जी ये भी देखने को मिली कि जहां जहां से आप गुजर रहे थे वहां पर आपके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। किस तरीके का वो पल आपके लिए था, क्योंकि आप इससे पहले समाजवादी पार्टी में जुड़े रहे और अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सफर आपने तय किया, कितना जमीन आसमान का फर्क देख पाए? वो पल मेरे लिए बहुत ही भावुक था, बहुत ही भावुक, क्योंकि एक अदना सा कार्यकर्ता जिसने कभी सोचा ही नहीं कि ये मुकाम हमें मिल जाएगा और जिस पार्टी को हमने अपना संपूर्ण देने का काम किया, सर्वस्व देने का काम किया, उस पार्टी ने मेरी भावनाओं के साथ खेला। उस पार्टी ने हमारी गरीबी को एक मजाक बना के रख दिया। लेकिन मेरा नेता जो शोषित, वंचित, गरीबों की बात करते हैं, वो सीधा प्रमाण है कि वो एक गरीब को आज कहां से कहां पहुंचा दिए। मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता उस पल को। मेरी आंखों से आंसू भी आ गया था जब साहब ने हमसे कहा कि पंडित जी आप खड़े हो जाओ। गाड़ी से जब मैं खड़ा हुआ, यानी कि वो पल ही अलग था मेरे लिए। ऐसा बस इतना ही कहना चाहूंगा कि साहब को सैल्यूट और अपने साहिबाबाद की मतदाताओं को कि उनके विश्वास पे आप खड़े उतरे। निश्चित रूप से आपकी हर लड़ाई को ये सेवक आपका लड़ेगा और मैं विधायक बनने नहीं आया हूं, आपका सेवक बनने आया हूं, आपकी सेवा करूंगा। मैं विधायक बनने नहीं आया हूं, मैं सेवक बनने आया हूं। साहिबाबाद की जनता से ये अपील जो है पंडित जी ने की है, क्योंकि पंडित जी हमने ये लगातार देखा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर तमाम आरोप लगाए जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा, कि मुसलमानों की पार्टी बन करके रह गई है। आपने जब से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है, जो आरोप हैं उसे कितनी तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम भारतीय हैं और उसके बाद जातियां आती है और मेरा नेता संविधान को आगे रख करके समाज की बात कर रहा है। तो जाति का एलिगेशन लगाना
ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और वो लोग लगा रहे हैं जाति का एलिगेशन जिनका जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 70 सालों में उन लोगों ने हम भारतीयों के भावनाओं के साथ खेला, कभी वो, लेकिन जो संविधान में हमें शक्ति मिली, संविधान ने जो हमें देना चाहा, बाबा भीमराव अंबेडकर ने देना चाहा, उस पे उसने अंकुश लगाने का काम किया। तो मैं नहीं समझता कि हिंदू मुस्लिम की कहीं कोई बात हमारे नेता करते हैं। हमारे नेता हर उस व्यक्ति की बात करते हैं जो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है। और जहाँ तक उनके बयान की ऐसे वैसे बात कहने की है, तो मैं कहना चाहता हूँ अपने मतदाताओं से कि मेरे भाइयों, एक वक्त वो भी था कि बहन जी कहा करती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और वक्त वो भी आया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो आपका सेवक आपके बीच है। आप मेरे नेता को पढ़ें, मेरे नेता को जानें, आप मेरे नेता की आइडियोलॉजी को देखें। आप निश्चित रूप से मेरे नेता के दीवाने हो जाएंगे। और 10 फरवरी को आप पतंग के निशान पर जबरदस्त अपना साइन करने का काम करेंगे, क्योंकि साहिबाबाद पर देश ही नहीं दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि पहले उम्मीदवार जो हैं आप उतारे गए पंडित मनमोहन झा गामा। साहिबाबाद की जनता को उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि आप कई सालों से साहिबाबाद में हैं। क्या वो दिक्कतें हैं साहिबाबाद की, वो क्या ज़रूरतें हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी दौर रहा, भारतीय जनता पार्टी का बीते 5 साल से दौर है। क्या समस्याएं मेन साहिबाबाद की हैं जो आप अपने ज़रिए से दूर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, साहिबाबाद की सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि ये मजदूरों का क्षेत्र है, गरीब लोगों का, यहाँ प्रवासी लोग आके रहते हैं। और जब से साहिबाबाद विधानसभा का जन्म हुआ, तब से जो भी विधायक बने वो साहिबाबाद की जनता को ठगने और झूठा आश्वासन देने का काम किया। यहाँ सरकारी अस्पताल की अति आवश्यकता है। अगर दिल्ली नजदीक न होता तो रोजाना सैकड़ों हमारे देश के मजदूर, मजबूत भाई, मजबूत हाथ हमारे हाथों से खो जाता, असमय ही काल के गाल में समा जाता। लेकिन दिल्ली नजदीक है, इसलिए उनका इलाज होता है। आपके माध्यम से मैं अपने विधानसभा के मतदाताओं से वचन देता हूं कि अगर आपने मुझे शक्ति दी तो मैं झूठा आश्वासन नहीं दे रहा हूं, आपको सरकारी अस्पताल देने का काम करूंगा। अगर ना दे सका तो 2027 में मैं आपके बीच वोट मांगने नहीं आऊंगा। दूसरी, जब कोरोना वैश्विक महामारी चला तो यहाँ सब मध्यम वर्गीय लोगों की ज़्यादा तादाद है और उनके बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन वैश्विक महामारी के दौरान प्राइवेट स्कूल के स्वामियों ने सरकार के संरक्षण में अभिभावकों पे जुल्म किया, उनसे जबरन स्ट्रक्चर मनी की तरह पैसे वसूलने का काम किया, और जो अभिभावक ना दे सका उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। तो मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं, आपका दर्द मेरा दर्द है। आपने शक्ति दी तो इन प्राइवेट स्कूल के स्वामियों की जो काला गुजारी है, इन पे अंकुश लगाऊंगा और आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा। क्योंकि ये इस प्राइवेट स्कूल के स्वामी के साथ एक बॉन्ड होता है सरकार का कि आपको अगर मैं जमीन 10 रुपए की जमीन 1 रुपए में दे रहा हूं तो आपको इतने % 25% आपको निम्न आय वर्ग के बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन ये लोग वो सीट भी बेचने का काम करते हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि गरीब का बेटा भी जो है ग्रीनफील्ड जैसे स्कूलों में पढ़ने का काम करेगा, गरीब का बच्चा भी जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का काम करेगा। क्योंकि ये तो हुई मेन साहिबाबाद की समस्याएं। ऐसा क्या कारण रहा, क्योंकि आप इतने सालों से समाजवादी पार्टी में भी रहे, समाजवादी पार्टी भी ये ज़रूरतों को साहिबाबाद की पूरा नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी बीते 5 सालों से है, क्या कारण क्या रहा समाजवादी पार्टी छोड़ने का? दरअसल मैं जो राजनीति करने चला था, तो राजनीति करने का मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं बहुत बड़ा दौलतमंद हो जाऊं या मैं इतना बड़ा ताकतवर हो जाऊं कि अपने आस पड़ोस के लोगों को सताना और दबाना शुरू कर दूं। मेरा राजनीति करने का जो विज़न है कि मैं लोगों की आवाज़ बनूं, गरीब मजदूर किसानों के दर्द को अपना दर्द समझूं और जितनी मेरी ताकत है उनसे मैं उनकी मदद कर सकूं। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि समाजवादी पार्टी, अब वो सिर्फ समाजवादी नाम रह गया उनका, लेकिन वो पूंजीवाद और उद्योगवाद के गोद में जाकर जब बैठ गए, तो निश्चित रूप से आप माने कि जो भी राजनीतिक पार्टी उद्योगपतियों की गोद में बैठ जाएगा, निश्चित रूप से वो मजदूरों के अधिकारों का हनन करेगा, छात्रों का, किसानों का, क्योंकि चाहेगी नहीं ये सरकार कि बच्चा इतना शिक्षित हो जाए कि वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान के तहत वो हमसे अधिकार मांग ले।
क्योंकि ये भी लगातार देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी गाजियाबाद में बीते 15 से 20 दिन के अंदर 3 से 4 बार आना जाना कर चुके हैं और यही गाजियाबाद साहिबाबाद से सटा हुआ है। गाजियाबाद में जो नेता जीत करके गए उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई, 5 सालों में भी कोई सरकारी अस्पताल नहीं मिल पाया। तो जहां एक तरफ ये देखा जाता है, बताया जाता है भाजपा द्वारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या सबका विश्वास जीतने में कामयाब हो पाई है बीते 5 सालों में? ये सबका विनाश तो जरूर कर दिए। आपने देखा कि लॉकडाउन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी सब के सब कोरोना का बहाना लेकर कोविड हो गया जी और घर में लॉकडाउन करने का काम किया। लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। पानी जो जिसकी हैसियत थी उस हैसियत के साथ लोगों को मदद पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। और जहां तक योगी जी का साहिबाबाद गाजियाबाद आने की बात है तो प्रदेश उनका है, आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ये धमक हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब का है, जिसकी वजह से योगी जी भी घबराए हुए हैं और अखिलेश जी भी घबराए हुए हैं। वो भी कभी गाजियाबाद आते हैं, कभी मुरादनगर आते हैं, कभी मेरठ आते हैं। तो ये साबित करता है कि आज जो पीड़ित वर्ग है वो इकट्ठा हो गया है और वो अपने बीच के नेता को अपना नेतृत्व देना चाहता है। और जो साहिबाबाद विधानसभा का समीकरण है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैथिली ब्राह्मण हूँ, सीतामढ़ी घर हुआ मेरा, और यहाँ पे बिहार के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या जो वोट को प्रभावित करता है, 3,52,000 वोट है। लेकिन इन 3,52,000 मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी ने शोषित करने का काम किया। उन्हें हिंदू बताकर उनसे वोट तो प्राप्त किया इन्होंने, लेकिन जब उन हमारे बिहारी भाइयों को कोई काम पड़ा उनसे, तो उन्हें बिहारी कहकर पीछे बैठाने और दुत्कारने का काम किया। तो वो आज पीड़ित है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वर्ग के मतदाता हैं, उनका 1,72,000 वोट है। उनको भी कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस ने लूटने का काम किया, लेकिन आज भी उनकी स्थिति वहीं के वहीं है और बद से बदतर हो गया। तो अब ये दोनों जो सताए हुए वर्ग हैं साहिबाबाद विधानसभा के, वो एक हो चुके हैं। और आपके माध्यम से इन मक्कारों से कहना चाहता हूं मैं कि गलती से भी अगर आपने हमारे समर्थकों को, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं प्रत्याशी हूं, साहिबाबाद विधानसभा के सभी प्रत्याशियों को इस सरकार ने और अधिकारियों ने गनर देने का काम किया। एक मैं इकलौता प्रत्याशी हूं जिसको गनर नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं बिहारी हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूं, सिर्फ इसलिए क्या मैं AIMIM का सिपाही बन के आया हूं। तो और हमें भी डराने धमकाने का प्रयास कई बार लोगों ने किया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि मैं ओवैसी साहब का सिपाही हूं और नाम मेरा गामा है। तो उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे किसी समर्थकों को डराने और धमकाने का प्रयास भी मत करना, नहीं तो तुम गामा को याद रखना। क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो भी लगाया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी तस्वीरें देखी, जो पैदल मजदूर जाना चाह रहे थे बिहार, उनको रोका गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। तो किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो भारतीय जनता पार्टी सबके विश्वास की बात कर रही है और दूसरा, चाहे बिहारी हो उन्हें बिहारी कहकर के प्रताड़ित भी कर रही है। तो कैसे देखते हैं कि जो वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि हमने, क्योंकि यूपी की जनता ने कभी स्कूल पर, कभी अस्पताल पर वोट नहीं किया, हमने तो वादा किया था मंदिर का, मंदिर तो हमने दे दिया। देखिए, मंदिर की जहां तक बात है वो आस्था का केंद्र है और मंदिर का निर्माण ये झूठे लोग हैं, इनकी औकात नहीं थी कि मंदिर का निर्माण कराते हैं। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसला का सम्मान हिंदुस्तान के हर वर्गों ने किया है, क्योंकि जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे भी आस्था रखते हैं। उनका फैसला था, उनके फैसले का सम्मान हर पार्टी ने, हर वर्ग ने किया। अब ये कहें कि मैं बनवा रहा हूं, तो ये भगवान राम के साथ भी झूठ बोलते। ये वो लोग हैं जो जिनके मंत्री ये कहते हैं कि अगर भाजपा नहीं होता तो भगवान राम समुद्र में तैर रहा होता, जबकि भगवान राम का नाम लेकर दुनिया का दुख दर्द दूर होता है और ये भगवान राम को ही बचाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों, मक्कार लोगों की क्या बात करनी है? मैं एक आखिरी सवाल पंडित जी आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि लगातार हम लोगों ने देखा कि एक भ्रमित प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है कि हिंदू जो है वो खतरे में आ गया है, और तमाम धर्म संसद में हमने देखा कि किस तरीके के नफरत भरे बोल देखे गए।
कल आप तमाम लोगों के साथ थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ थे, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग आपके इर्द गिर्द थे। क्या कभी ऐसा डर महसूस हुआ किसी चीज? नहीं, देखिए ये देश मेरा जो है, जब मेरा देश गुलाम था तब अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बेटों ने मिलकर शहादत देकर हमें आज़ादी दी है। और आज फिर देश को आवश्यकता हो गया है बैरिस्टर ओवैसी साहब का, क्योंकि एक बैरिस्टर महात्मा गांधी थे जो अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, एक बैरिस्टर बाबा भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने हमें संविधान देकर जीने का अधिकार दिया, संघर्ष करने का अधिकार दिया। लेकिन उन अधिकारों पे इन नेताओं ने कुंडली मारकर सिर्फ अपने परिवार, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को मजबूत करना ही एक नेतागिरी का माध्यम समझा। लेकिन उस परिपाटी को बदलने के लिए मुद्दतों बाद एक बैरिस्टर हमें मिला है और वो बैरिस्टर हमें अपना अधिकार दिलाने आया है। और हम चाहते हैं कि लोग फिर उनमें बाबा भीमराव अंबेडकर को देखें, उनमें आप जो है महात्मा गांधी को देखें। हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, आप अपने देश की बात करें। हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, आप अपने देश की बात करें। पंडित मनमोहन झा गामा जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने उन सरकारों को भी आईना दिखाने का काम किया जो दिन रात नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और पंडित मनमोहन झा गामा एक ऐसा नाम है जिस मिथक को तोड़ने की कोशिश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की, अपने दूसरी लिस्ट में इनका नाम जाहिर किया। और अब उन लोगों के मुंह पर पंडित मनमोहन झा गामा जी एक करारा तमाचा हैं जो लगातार नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, कभी हिंदू कभी मुसलमान के नाम पर।